Hello, ladies and gentlemen. How are you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So last time हमने अपना स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट का लास्ट पार्ट, जो कि है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट आता है आपका पार्ट 6 में, ठीक है। पार्ट 6 में आता है आपका हाई कोर्ट, राइट। कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक, ठीक है। देखो 1862 में, ठीक है, 1862 में सबसे पहले हमारे देश में 3 आपके हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है। 1862 में हमारे देश में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है। ये कौन कौन से थे? ये थे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये 3 हमारे देश में 1862 में सबसे पहले बार हाई कोर्ट बनाए गए। फिर जो चौथा हाई कोर्ट बना था, ठीक है, वो बना था 1866 में, ठीक है। और ये कौन सा बना था 1866 में? ये बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ये प्रोविजन लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि 2 या उससे ज्यादा स्टेट का, ठीक है, एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर 2 और या उससे ज्यादा स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट का जो प्रोविजन था, कॉमन हाई कोर्ट का जो प्रोविजन था, ठीक है, फॉर 2 और मोर स्टेट्स, या फिर 2 और मोर स्टेट्स एंड ए यूटी एंड अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 2 या उससे ज्यादा स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर 2 या उससे ज्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये कॉमन हाई कोर्ट वाली बात लिखी कहाँ है? कॉमन हाई कोर्ट वाली बात लिखी है आर्टिकल 231 में, ठीक है। आर्टिकल 231 में कॉमन हाई कोर्ट वाली बात लिखी है, ठीक है। तो देखो हमारे देश में कितने कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारे देश में 6 कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। कौन कौन से? एक है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एक है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। एक है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर है आपका मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। फिफ्थ में आपका कोलकाता हाई कोर्ट, और 6 में आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये कॉमन हाई कोर्ट, ये जो मैंने आपको 6 बताए, ठीक है, ये 2 ये 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये 2 या उससे ज़्यादा स्टेट में ये कॉमन हाई कोर्ट है, ये 6 हाई कोर्ट, ठीक है। तो इनको भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है? एट प्रेजेंट देश में 25 हाई कोर्ट है। फिर हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। देखो जो कंपोजिशन होगी हाई कोर्ट की, ठीक है, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब कितने हाई कोर्ट में जज होंगे, हाई कोर्ट के जज का नंबर कितना होगा किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जो जज है, ठीक है, उनका नंबर बढ़ाने का काम किसका है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो हाई कोर्ट जजेस नंबर इंक्रीजिंग पावर, ये किसके पास है? ये भी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाने की पावर किसके पास थी? वो थी पार्लियामेंट के पास, ठीक है।
हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट के जज का नंबर बढ़ाने की पावर किसके पास है? ये है सुप्रीम कोर्ट के, वो सॉरी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो फंसाने के लिए। तो लिख देगा हाई कोर्ट जजेस नंबर इंक्रीजिंग पावर इज बेस्टोड अपॉन पार्लियामेंट, नो इट इज बेस्टोड अपॉन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है हाई कोर्ट के जजेस का? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट होगा तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट, मतलब बेसिकली किस किस का रोल रहेगा? देखो प्रेसिडेंट बेसिकली अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा विद ऑन कंसल्टेशन विद, कंसल्ट करेगा, एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, प्लस गवर्नर से, गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस भी स्टेट का, जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, उस स्टेट जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट के गवर्नर से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनसे एडवाइस लेगा या कंसल्ट करेगा, कह सकते हो। ठीक है, एडवाइस या कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि चीफ जस्टिस जब हाईकोर्ट का अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट सीजीआई और गवर्नर से एडवाइस या कंसल्टेशन करके ही चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को अपॉइंट करता है। ठीक है, ऑल राइट। फिर अगर बात करें अदर देन चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ हाईकोर्ट, अदर जजेस ऑफ हाईकोर्ट की बात करें, ठीक है, तो इन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्लस आपके सीजीआई की एडवाइस लेगा। ठीक है, प्लस गवर्नर। ठीक है, और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी इसमें अब एडवाइस करेंगे। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, वो दो सीनियर मोस्ट जज से एडवाइस लेगा, दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा। ठीक है, एडवाइस लेगा। ठीक है, फिर से हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेम, जो कॉलर चेंज कर बताता हूँ मैं यहाँ पर। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में इसे कोलिजियम सिस्टम बोलते थे, यहाँ पर भी हम इसे कोलिजियम सिस्टम ही बोलते हैं, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम। तो आई होप आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस का हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, और जब अदर जजेस का, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्टेशन करेंगे, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा। ठीक है, ऑल राइट। देखो फिर बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा है कितने 10 साल तक, 10 ईयर्स तक। ठीक है, या फिर कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है, जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है 10 ईयर्स तक। ठीक है, तो उन दोनों ही, इन दोनों में से किसी भी केस में अगर कोई भी केस फुलफिल कर रहा है वो अलॉन्ग विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही और शी इज एलिजिबल टू बी और एलिजिबल और क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, मैं आपको एक बात यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट था ना, ठीक है, वहां पर बेसिकली एक तो कंडीशन थी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो बाकी दो दो ऑप्शनल में कंडीशन थी ना, कि या तो वो हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल तक। ठीक है, या फिर एक एमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट वाला यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, या तो मैं मार्क भी करा के लिखता हूँ, नो प्रोविजन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड
ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो अगर बाई चांस वो आपसे लिख के पूछ ले क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज और उसमें डाल दे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाई कोर्ट के जज में, हाई कोर्ट के जज के केस में कोई भी डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट वाला प्रोविजन नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट को हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये नो प्रोविजन फॉर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, ऑलराइट, ठीक है। फिर बात आती है ओथ की। ओथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना कि अपॉइंटमेंट तो हाई कोर्ट के जज का आपका प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि जिसने अपॉइंट किया है उसी ने ओथ दिलवाई है, ठीक है। तो जो आपका अपॉइंटमेंट करता है वो तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज का। बट जो ओथ दिलाएगा वो दिलाएगा गवर्नर, बाय गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय, या तो गवर्नर खुद दिलाएगा या किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा, पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, ऑलराइट। फिर बात कर लेते हैं इनके हम टेन्योर की, ठीक है, टेन्योर की। तो देखो बेसिकली इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई टेन्योर इनका फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन हाँ इनकी रिटायरमेंट एज दे रखी है, ठीक है, नॉट फिक्स टेन्योर, नॉट फिक्स, ठीक है। बट रिटायरमेंट एज दे रखी है इनकी, रिटायरमेंट एज, ठीक है, रिटायरमेंट एज रखी कितनी, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स, ठीक है। तो पहले जो इनकी रिटायरमेंट एज थी ना, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज थी 60 ईयर्स, ठीक है। फिर उसको बढ़ा के कर दिया गया 62 ईयर्स, ठीक है। और ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? ये हुआ था 15th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 15th अमेंडमेंट एक्ट से जो आपके हाई कोर्ट के जज की एज थी वो 60 से 62 ईयर्स कर दी गई थी रिटायरमेंट एज, ठीक है। फिर ये रेजिग्नेशन लेटर, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर होगा कैसे देंगे? रेजिग्नेशन लेटर, और वैसी बात है जब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट को ही देंगे, टू प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके रिमूवल की। तो जो इनका रिमूवल है ना, ठीक है, रिमूवल कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। और होगा कैसे? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है ना, एक रिमूवल मोशन जाता था पार्लियामेंट में, रिमूवल मोशन को पार्लियामेंट में एंटर कराने के लिए, मतलब एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। रिमूवल मोशन को पार्लियामेंट में एंटर कराने के लिए अगर लोकसभा में रिमूवल मोशन एंटर हो रहा है तो वहाँ पर 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा में एंटर हो रहा है तो 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, ऑलराइट। फिर ये जो रिमूवल मोशन होता है ये जाता है अगर आपका लोकसभा में जाता था, ठीक है, तो वहां पर जाता था आपका स्पीकर के पास, और अगर राज्यसभा में जाता था चेयरमैन के पास। तो लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के पास एक चॉइस होती थी कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करता था, एक्सेप्ट कर सकता था, या फिर उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता था। अगर वो लोग उस मोशन उसमें से, मतलब उन दोनों में से कोई भी, जहाँ जिस भी हाउस में मोशन गया है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर एक 3 मेंबर्ड इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती थी, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के केस में बात करूं, ठीक है, तो वहां पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, या फिर उसकी जगह एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता था, और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होता था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और क्या बोलते हैं आपका एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, अगर इसमें पाया जाता है कि जो पर्सन है, ठीक है, वो गिल्टी है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो उस केस में जो मोशन होगा, ठीक है, वो दोनों हाउस से पास हो जाएगा, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। देन जो आपके प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उस जज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेम केस आपका जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव हो रहा था उसी तरीके से सेम हाई कोर्ट का जज रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड्स भी लिखी लो, वैसे तो सेम है, ग्राउंड्स है आपके वही प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, दोनों ही केस में रिमूवल मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि जो सैलरी और अलाउंसेस है ना,
सैलरी और अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, ये तो आते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। जो सैलरी और अलाउंसेस है हाई कोर्ट के जज के वो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बात स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है, वैसे इस पर भी स्टार मार्क कर लो कि जो पेंशन आती है ना, पेंशन आती है हाई कोर्ट के जज की, ठीक है, हाई कोर्ट जजेस, वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में देखा जाए तो उनकी सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, और पेंशन वगैरह सबका सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। बट जो हाई कोर्ट का जज है उसकी सैलरी और अलाउंस तो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। बट उसकी जो पेंशन आती है हाई कोर्ट के जज की वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इसमें फंसाने की कोशिश कर सकता है, वो बोल देगा सैलरी, अलाउंसेस and pension of the high court judge is charged upon the or is charged from the consolidated fund of state, नहीं, तो जो पेंशन है वो अकेली consolidated fund of इंडिया से आती है, ठीक है। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं हम आपके jurisdictions of jurisdiction and powers of high court, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस केस में, जो आपका हाई कोर्ट है वो फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली अपील है, ठीक है, वो किस किस केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट से करी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आपका डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इनके इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हाई कोर्ट हैंडल करता है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, देखो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन के केस में क्या है कि यहाँ पर जो अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक चॉइस रहती है कि वो किस कोर्ट में जाना चाहता है। अगर वो जाना चाहता है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और वो जाना चाहता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चॉइस रहती है, लेकिन पहली अपील वो हाई कोर्ट में भी कर सकता है या फिर पहली अपील वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर इन केसेस में उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रहता है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आता है यहाँ पर रेट पावर्स, ठीक है, रेट पावर्स। तो हमें पता है कि जो हाई कोर्ट है, देखो सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट रेट पावर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में ही यूज कर सकता था। बट अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट जो है वो अपनी रेट पावर्स को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर मैटर्स में भी यूज कर सकता है, ठीक है, अदर मैटर्स में भी यूज कर सकता है। यानी जो रेट पावर है, रेट पावर का क्राइटेरिया है, ठीक है, हाई कोर्ट का इज रेट पावर्स इन हाई कोर्ट इज मोर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो जो रेट पावर के यूज करने का क्राइटेरिया है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में यूज कर सकता है, वहीं पर जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल मैटर्स में भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आता है इसके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। देखो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के केस में क्या है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका, जैसे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको बताऊं, ठीक है, तो आपने देखा था वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन थी वो ये थी कि अगर हाई कोर्ट से कोई बंदे को हाई कोर्ट में कोई बंदा अपना केस लेके जाता है और वहां पर जो डिसीजन आता है, ठीक है, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था कि मैं अपना जो केस है, ठीक है, उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ओपन कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली वो अपील कर रहा है,
ठीक है, हाई कोर्ट में केस के बाद वो अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया आप मेरा एक बार जो केस है, ठीक है, उसको एक बार रीओपन करके सुप्रीम कोर्ट में देखिए उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ हाई कोर्ट से अन्याय हुआ है या फिर मेरे को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है, ठीक है, तो वहां पर वो अपील कर सकता था। यहाँ पर भी अपील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर कोई और लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है, वहां पर अगर इंसान अपने केस को लेके जाता है और वहां पर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि अब मैं अपना केस जो है वो हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट से या फिर लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे को जस्टिस नहीं मिली है, इसलिए अब मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट में, ठीक है। तो अपीलेट जुरिडिक्शन, देखो जो अपीलेट जुरिडिक्शन थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो किस किस केस में थे, वो थे आपके सिविल मैटर में, ठीक है, क्रिमिनल मैटर में, इसी के साथ साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक है, और एक थे आपके अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव। यहाँ पर सिर्फ जो अपीलेट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के वो सिर्फ दो केसेस में है, एक तो अपील्स इन सिविल मैटर्स, ठीक है, एंड अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखने की है कि हाईकोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील और अपील बाय स्पेशल लीव नहीं होती है, ठीक है, वो दोनों नहीं होते हैं, सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में ही उनसे अपील करी जा सकती है हाई कोर्ट से, ठीक है। फिर होते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये होता है कि जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है वो सुपरविजन करता है, सुपरवाइजेस अदर लोअर कोर्ट, जो उसके नीचे कोर्ट आते हैं, ठीक है, जितने भी उसके नीचे कोर्ट्स आते हैं उन सबका सुपरविजन करता है, उन सबको सुपरवाइज करता है, उन सबके कामकाज की देखरेख करता है, ठीक है, सुपरवाइजेस अदर लोअर कोर्ट्स, ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है इसमें फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। देखो आपका सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन के साथ साथ, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है आपका हाई कोर्ट का अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि ये डील करता है कि आपका पोस्टिंग होनी है, ठीक है, प्रमोशन होना है, ट्रांसफर होना है, बेसिकली आपके जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टेट के, ठीक है, उनका प्रमोशन होना है, ट्रांसफर होना है, ठीक है, उनको लीव ग्रांट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हाई कोर्ट के अंडर में होती है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें वही है कि ये अपने जो डिसीजंस है, ठीक है, जो डिसीजंस है कैन स्टोर और प्रिजर्व डिसीजंस, ठीक है, अपने डिसीजन को जो केसेस में लिए हैं, ठीक है, हाई कोर्ट ने उनको स्टोर करके रख सकता है और उनको यूज कर सकता है फर्दर केसेस में डिसीजंस देने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पनिश कर सकता है अगर कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के द्वारा दिए हुए ऑर्डर को नहीं मानता है, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसको कोर्ट पनिश कर सकता है, इसको कहते हैं हम पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवहेलना करने के लिए, ठीक है, उस बंदे को या उल्लंघन करने के लिए कोर्ट के आदेश का ऐसे किसी बंदे को पनिश कर सकता है कोर्ट खुद, ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है इसमें सेवेंथ जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले में बताई थी कि अगर आपकी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, ठीक है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू से नल या वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है, ठीक है, वैसे ही सेम हाई कोर्ट के पास भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर आती है इसमें वही इंडिपेंडेंस
कि किस तरीके से हाई कोर्ट आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो जितनी भी मैंने बातें सुप्रीम कोर्ट के केस में लिखाई थी ना, सेम एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वही सारी बातें इस पर भी अप्लाई होती है। मैं दोबारा से नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 बातें थी वो, मैंने आपको 10 की 10 बातें लिखवा रखी हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस में, ठीक है। तो वही सेम बातें इसके ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। बट यहाँ पर इसमें एक बात आपको ध्यान देने की है, ठीक है, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देने की है, वो क्या है कि जो जो उसमें शायद से 10th पॉइंट होगा, ठीक है, 10th पॉइंट होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन थे ना, दे कैन नॉट बी कर्टेड, ठीक है, दे कैन नॉट बी कर्टेड। बट अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के केस में, ठीक है, तो इट्स ज्यूरिसडिक्शंस ज्यूरिस जो इट्स ऐसे लिखता हूँ, इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भी ज्यूरिसडिक्शन इसके कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करता है, ठीक है, इट्स ज्यूरिसडिक्शन एज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेड, ठीक है, जो भी इसके ज्यूरिसडिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किए हैं, ठीक है, उनमें तो कटौती नहीं हो सकती है, उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता है। बट इन अदर रिस्पेक्ट्स jurisdictions can be changed both by parliament and state legislature, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जो भी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिए हैं, उनको आप कर्टेल नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते, उनमें कटौती नहीं कर सकते हो। बट इन अदर रिस्पेक्ट्स जो कि इसके ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं है, ठीक है, उनमें उनमें चेंज कर सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में उसके कोई भी ज्यूरिसडिक्शन को आप कटौती नहीं कर सकते थे, किसी भी ज्यूरिसडिक्शन को आप कर्टेल नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर कुछ रिस्पेक्ट्स में जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर चेंज कर सकता है हाई कोर्ट के, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट जज आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, कैन प्रैक्टिस कह सकते हैं इमरजेंसी में, इन इमरजेंसी और डीम्ड नेसेसरी, और ऐसा लगे कि ज़रूरत है, ठीक है, डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। तो हाईकोर्ट का जो जज है, ठीक है, वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकता है इमरजेंसी में, या फिर अगर उसकी ज़रूरत पड़े, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह कहें कि आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपको कुछ मैटर किसी केस में आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो जज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। बट नॉट इन द कोर्ट, ठीक है, फ्रॉम विच ही गॉट रिटायर्ड, लेकिन उस कोर्ट में जिससे वो रिटायर हुआ है, ठीक है, वहां पर वो दोबारा से रिटायरमेंट के बाद एडवोकेट नहीं कर सकता है, ठीक है, वहां पर नहीं कर सकता है वो। और इन लोअर कोर्ट्स, ना तो उस कोर्ट में करेगा जिस कोर्ट से वो रिटायर हुआ है, ना फिर या किसी लोअर कोर्ट में, मतलब जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है, ठीक है, तो लोअर कोर्ट्स में नहीं करेगा, और जिससे रिटायर हुआ है उसमें नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। किसमें कर सकता है, एक्सेप्ट किसमें कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एंड अदर हाई कोर्ट्स में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स में कर सकता है और अदर हाई कोर्ट्स में कर सकता है, ठीक है। फिर एक आपका यहाँ पर टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। तो आपका ट्रिब्यूनल्स किस में दिया गया है, ये दिया गया है पार्ट 14th A में, ठीक है, 14th A में दिया गया है, ऑलराइट। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इसे बेसिकली आप कह सकते हो लाया गया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
दिया गया था। ठीक है, ये क्यों लाया गया ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल लाए गए, ठीक है, टू ईज द वर्क ऑफ जुडिशरी और टू स्पीड अप, और टू स्पीड अप जुडिशरी। ठीक है, जो जुडिशरी का काम है, ठीक है, उसको थोड़ा तेज करने के लिए, टू स्पीड अप जुडिशरी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो दो मैटर्स में डील करता है। ठीक है, दो मैटर्स में डील करता है। वो दो मैटर्स क्या क्या है? एक तो है आपका, वो डील करता है आर्टिकल 323, रुक जाओ, 323A। ठीक है, एक तो डील करता है आर्टिकल 323A से, और एक डील करता है वो आर्टिकल 323B में। ठीक है, तो आर्टिकल 323A के थ्रू, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात होती है ना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आपकी जैसे आईएएस आईएफएस ये सब नहीं होते हैं, ठीक है, इनके सर्वेंट के रिलेटेड जो मैटर्स है उनमें डील करता है। ठीक है, तो डील्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिस्प्यूट। ठीक है, सर्विस डिस्प्यूट, यानी अगर जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिलेटेड, क्या लिखा है मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी सिविल सर्वेंट के रिलेटेड, उसकी जॉब के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, तो वहां पर जो है जो ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 323 के ए के थ्रू डील करता है इन डिस्प्यूट से। ठीक है, इन डिस्प्यूट से डील करता है। ऑलराइट, फिर जो आर्टिकल 323B है, ठीक है, उसमें वो अदर मैटर्स में डील करता है। यहाँ पर 323A में डील करता है विद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिस्प्यूट। ठीक है, और यहाँ पर अदर मैटर्स में, ठीक है, अदर मैटर्स में। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया अगर टैक्सेशन में डिस्प्यूट आया है, ठीक है, टैक्सेशन डिस्प्यूट है, टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आया है, ठीक है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इन मैटर्स का डिस्प्यूट है, या फिर लैंड रिफॉर्म का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, या फिर आपका जीएसटी वगैरह है, ठीक है, उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर उसे ट्रिब्यूनल जो है आपके 323B के अंडर में डील करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आर्टिकल 323A के केस में, ठीक है, ट्रिब्यूनल डील करता है, डिस्प्यूट को सुलझाता है किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। ठीक है, और आर्टिकल 323B के अंडर में जो अदर डिस्प्यूट्स है जैसे कि टैक्सेशन डिस्प्यूट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्प्यूट है, लैंड रिफॉर्म डिस्प्यूट है, फिर जीएसटी का डिस्प्यूट है, तो वो आर्टिकल 323B के अंडर में ट्रिब्यूनल उन डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, अब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, ठीक है, तो आर्टिकल 323A, ठीक है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। एक तो होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो आपके सेंटर के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डिस्प्यूट होंगे उनको हैंडल करेगा। इसको हम कैट भी बोलते हैं, कैट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरीके से एक होता है आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसको हम सेट भी बोलते हैं। यानी आपकी सेंटर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको कैट के थ्रू सॉल्व करेगा ये आर्टिकल 323A के अंडर में, और जो आपकी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको ये सॉल्व करेगा थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आर्टिकल 323A के अंडर में एक तो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है और एक आता है आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आई होप आपको ट्रिब्यूनल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट से लेकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया, इसकी जरूरत क्या है, टू स्पीड अप जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो काम है उसको स्पीड अप करता है। इसके अंदर में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, तो ये था आपका हाई कोर्ट, और एक मैंने छोटा सा टॉपिक था इसमें आपका ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, वो भी कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो खत्म होता है।
ठीक है, तो एक आपका टॉपिक इसमें रह जाता है। ठीक है, आपकी वैसे पॉलिटी अभी तो थोड़ी सी बची है। ठीक है, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर, मतलब सारे कवर कर दिए। एक रह गया उसमें, जो है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तब तक नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।